प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शफकत राना एक बार पुनः आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके प्रिंसिपल्स, आईसीबीएन, आईसीएन, उसके बारे में चर्चा की और उसी कड़ी में हम आज एक और छोटे से टॉपिक की चर्चा करते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, विशेषकर पीजी और नेट के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम समझने की चेष्टा करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है क्या। देखिए, अगर एक लाइन में या एक शब्द में अगर मैं इसको परिभाषित करने की कोशिश करूं तो सीधा सीधा मीनिंग है इसका कि एक सिंगल करेक्ट नेम दे दिया जाए किसी भी टैक्सोन को अथवा समूह को अथवा पादप प्रजाति को कोई एक सिंगल नाम दे दिया जाए और वो ऐसा नाम हो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, बिना किसी दो राय के और शंका के। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। देखिए, होता क्या आया है कि हर वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से जब प्रयास करते हैं नाम देने की तो वे अपने नाम देते भी हैं, और हम यही वजह है कि हम कई बार देखते हैं कि एक ही पादप प्रजाति को कई नामों से पढ़ा जाता है, देखा जाता है किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर। तो फिर वहीं पर जब हम देखते हैं कि किसी एक पादप समूह अथवा पादप का एक से अधिक नाम होता है, तब फिर ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है वो अस्तित्व में आता है। यानी प्राथमिकता का जो सिद्धांत है वो अस्तित्व में आता है, जो इस बात की ओर हमें लेकर जाता है कि हम कौन सा एक नाम उस पादप समूह का अथवा पादप प्रजाति का सजेस्ट करें जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। और जब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात की जाती है, प्राथमिकता के सिद्धांत की बात की जाती है, तो सीधी सी बात निकल के आती है कि हमें अधिकांशतः वह नाम ही एक्सेप्ट करना है जो कि सबसे पहले दिया गया हो। अर्लीस्ट नेम शुड बी प्रिफर्ड। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का सबसे मूल तत्व या मूल उसकी जो जान है वो ये है कि सबसे पहले दिया गया नाम, सबसे पुराना नाम है, उसको ही हम एक्सेप्ट करें। आइए अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से जीनस और जाति को किस प्रकार से नामित किया जा सकता है, उनको नाम दिया जा सकता है, उसके बारे में कुछ उदाहरणों की सहायता से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेमिंग ऑफ जीनस, यानी वंश के नामकरण की विधि। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एक जीनस है पॉलीगेला। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एल है दैट इज द ऑथोरिटी लीनियस, और सर्वप्रथम उसको 1753 में सर्वप्रथम नाम दिया गया। हमने वर्ष भी लिख दिया उसका आगे। उसके बाद यही वंश यानी जीनस पॉलीगेला नाम से दिया गया नैक द्वारा 1768 में। और हम आगे चलें तो इसी पादप प्रजाति को याद रखें, ये एक ही पादप है, एक ही वंश का नाम है। इसको नाम दिया एगोस्टीने पॉलीगेलॉइडिस के नाम से, लेकिन वो दिया उन्होंने 1770 में। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। चूंकि अभी मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के आधार पर कोई भी नाम वही एक्सेप्ट होगा, वही नाम वैलिड होगा जो सर्वप्रथम दिया गया है। तो यहाँ पर जो पॉलीगेला है उसका नाम जो कि लीनियस ने 1753 में दिया था वही करेक्ट नाम माना जाएगा। अर्थात जो नैक ने और एगोस्टी ने जो 1768 और 1770 में नाम प्रस्तावित किए थे वे नाम मान्य नहीं होंगे, उन्हें केवल सिनोनिमस का दर्जा ही दिया जाएगा। तो ये विधि हुई बच्चों जीनस या वंश के नामकरण की। अब हम चलते हैं किस प्रकार से स्पीशीज का नाम दिया जाता है, जाति का नाम दिया जाता है। कुछ उदाहरण हैं, कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैं ले रहा हूं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निम्फिया नौचेलाई बर्न F 1768। इसकी ऑथोरिटी जो आप देख रहे हैं
जो इनको सबसे पहले जो नाम दिया उस वैज्ञानिक का नाम भी यहाँ पर जो यहाँ पर मार्कर से आपको अंकित कर रहा हूँ, 1768 में ये नाम दिया गया। उसके बाद हम आगे चलें, सेम पादप प्रजाति, सेम स्पीशीज के लिए ये नाम दिया गया निम्फिया मेलाबारिका, और ये दिया पॉयर ने, लेकिन वर्ष था 1798। बच्चों याद रख रहे हैं, यहाँ पॉइंट नोट करके चलें कि वो नाम जो दिया था वो 1768 में था, ये नाम जो दिया है वो 1798 का दिया हुआ नाम है। वाइल्ड ने इसको नाम दिया निम्फिया प्यूबिसेंस। आप देख रहे हैं पादप प्रजाति अर्थात स्पीशीज का नाम बदलता जा रहा है, जेनेरिक नेम यानी जीनस नेम सेम है निम्फिया। पहले नौचेलाई दिया 1768 में बर्म ने, फिर मेलाबारिका पॉयर ने 1798 में, और प्यूबिसेंस दिया वाइल्ड ने 1799 में। यदि हम क्रम में आगे चलें तो इसी पौधे का नाम, सेम पौधे का नाम निम्फिया एक्यूटी लोबा दिया एपीडी कंडोल ने, लेकिन ये नाम दिया उन्होंने 1824 में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुक ने भी प्रयास किया इसको नाम देने का, और वो नाम दिया निम्फिया टॉरस, यहाँ जाति दी टॉरस, और वो जो वर्ष था वो था 1872। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अकेले निम्फिया की जो नौचेलाई प्रजाति या स्पीशीज है उसको 5 नाम दिए गए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने। और मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वर्ष के ऊपर ध्यान दें कृपया आप लोग, 1768, 1798, 1799, 1824 और 1872, यानी लेटेस्ट नाम 1872 वाला है और सबसे पुराना नाम 1768 का है। इसीलिए बच्चों इसको ही सबसे करेक्ट नेम माना गया है, और आज की तारीख में हम निम्फिया नौचेलाई को ही विद ऑथोरिटी BURM बर्म F 1768 नाम मानते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये एक उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से स्पीशीज का नामकरण किया जाता है, और कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो सबसे पहले दिया गया है नाम वो। आइए हम अब एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला नाम वैलिड हो गया तो बाकी नामों का क्या होगा, बाकी 4 नामों का। तो याद रखें ये बाकी 4 नाम जो हैं वो सब सिनोनिम्स कहलाएंगे, याद रखें। चलिए साहब, अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम स्पीशीज़ के नामकरण की विधि को समझने की चेष्टा करेंगे। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जियामेज, वही लीनियस ने 1753 में ये सर्वप्रथम नाम दिया, मक्का के लिए जाना जाता है, आप लोग भी जानते हैं। इसका मोलिना ने नाम दिया था जिया क्रेगुआ 1782 में, यानी कि जो वर्ष है वो 1753 के बाद 1782 में यह नाम मोलिना ने दिया। उसी तरह से वॉन हॉटे ने 1867 में इसका नाम जिया जैपोनिका दिया, यानी स्पीशीज जैपोनिका नाम रखा। और स्टूर्टेव ने 1885 में इसको जिया एंड्यूरेटा नाम दिया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पुराना नाम 1753 में लीनियस द्वारा दिया गया है, तो वही करेक्ट नाम माना जाएगा। यानी एक सिंपल सी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होती है कि जो सबसे पहले और सबसे पुराना नाम दिया गया है उसको माना जाएगा। हम और एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पीशीज़ के नामकरण की विधि को समझने की चेष्टा करेंगे। उससे पहले मैं पुनः निवेदन करता चलूँ, बाकी 3 नाम जो हैं वो जियामेज एल 1753 के सिनोनिम्स कहलाएंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। एक पौधे का नाम है क्लियोम गैनेंड्रा। अगेन इट वाज गिवन बाय लीनियस 1753 एंड उसको देखिए लीनियस ने ही उसी वर्ष में इसको एक और स्पीशीज के नाम से दे दिया, जबकि याद रहे पौधा वही है, पादप वही है, एक ही पौधा एक ही पादप, और उसको एक और नाम से एक और प्रजाति नाम दे दिया, एक और स्पीशीज नेम दे दिया पेंटाफिल्ला, और ऑथर भी यहां पर सेम है। लेकिन क्रम में देखें तो पहले इन दोनों में क्लियोम गैनेंड्रा प्रजाति जो है वो 1753 में पहले दी गई, जबकि क्लियोम पेंटाफिल्ला जो है वो लीनियस द्वारा उसी वर्ष में बाद में दी गई। तो एक ही वैज्ञानिक द्वारा 2 नाम भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्रम देखा जाएगा कि पहले कौन सा नाम उन्होंने रजिस्टर करवाया है,
ICBN में अथवा ICN में। हालांकि डी कंडोल ने भी 1824 में कहा कि ये अकेला एक वंश क्लियोम नहीं है, बल्कि इसके तो 3 वंश हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। क्लियोम है, पोलिनेसिया है और गानेंड्रोप्सिस है। अर्थात ये 3 वंशों का समूह है ये तो। और इसी वजह से उन्होंने क्लियोम वंश का नाम बदलते हुए गानेंड्रोप्सिस रखा और जो प्रजाति है उसको पेंटाफिल्ला कह दिया। और यहाँ सिनोनिमस लीनियस एल मानते हुए और फिर अथॉरिटी DC डी कंडोल उनको दे दी गई। बच्चों इसको ध्यान से देखें, यहाँ 3 वंशों का मिश्रण इसको माना गया। पादप वही है, वही प्रजाति, वही पौधा है, क्लियोम पोलिनेसिया गानेंड्रोप्सिस, और उन्होंने नया नाम वंश नाम दे दिया गानेंड्रोप्सिस और प्रजाति पेंटाफिल्ला दे दी। और पुरानी जो अथॉरिटी थी एल उसको सिनोनिमस मानते हुए डी कंडोल दे दिया। फिर आप देखें कि जो एल्टिस थे 1960 में उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2 वंशों का समूह है, सेम पौधा है गानेंड्रोप्सिस और क्लियोम का, और वो लोग एक ही वंश को बिलोंग करते हैं, दैट इज क्लियोम। यानी जो 1824 की बात थी कि वो 3 वंशों का से मिलकर के बना है, वो त्याग दी गई 1960 में और उसको नाम क्लियोम दे दिया गया। अब इस हिसाब से यदि हम वर्ष के अनुक्रम में देखें तो सबसे पहला नाम 1753 में आया, फिर 1824 में आया और फिर उसके बाद 1960 में नाम आया। तो जाहिर है कि ये नाम अमान्य कर दिया जाएगा जो भी 1753 के बाद में दिया जाएगा। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्लियोम गाइनेंड्रा को जो कि लीनियस ने पहले नाम दिया था वो करेक्ट नाम माना गया। तो स्पष्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का दिशा निर्देश गाइडलाइन स्पष्ट है कि जो पहले नाम दिया है, अर्लीस्ट नेम है, इट शुड बी एक्सेप्टेड, इट शुड बी फॉलोड, और जो उसके बाद के नाम है वे सभी सिनोनिमस कहलाएंगे। आइए अब हम एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक वैज्ञानिक गुजरे हैं लॉरियरो, और उन्होंने एक स्पीशीज बताई फिस्कियम नेटेंस 1790 में। यहाँ आप बच्चों ध्यान रख लें वर्ष 1790, वंश नाम फिस्कियम, प्रजाति नाम नेटेंस, और बाद में इसको ALD जस्सू ने 1826 में, नोट कीजिएगा वर्ष 1826 में फिस्कियम से कन्वर्ट कर दिया किस वंश में, वेलिस्नेरिया में, यानी वंश नाम परिवर्तित हुआ। और उन्होंने जो प्रजाति नाम स्पीशीज नेम जो नेटेंस था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, और उन्होंने एक नया नाम दे दिया वेलिस्नेरिया फिस्कियम। याद रखें पादप वही है, सेम प्लांट है, जो फिस्कियम नेटेंस दिया था लॉरियरो ने, वही नाम डी जस्सू ने वेलिस्नेरिया फिस्कियम दे दिया, जो कि वास्तव में सुपरफ्लुअस नेम था। अब 2 एशियाटिक स्पीशीज देखी गई बाद में, वेलिस्नेरिया गैगेंटियन जो कि ग्रेबरनेर ने 1912 में दी, और एक वेलिस्नेरिया एशियाटिका जो कि मिकी ने 1934 में दी। यहाँ पे भी वर्ष 1912 और 1934 है रेस्पेक्टिवली। ये वो पादप प्रजातियां हैं जो कि एशिया मूल में अधिकाधिक पाई जाती हैं। तो हाड़ा ने इनकी पूरी डिटेल्ड स्टडी की एशियाटिक स्पीशीज की, और उन्होंने कहा कि एक और इसकी प्रजाति है, स्पीशीज है वेलिस्नेरिया स्पाइरेलिस, जो कि पहले लीनियस ने प्रपोज कर दी थी उसका नाम। तो उन्होंने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द एशियाटिक स्पीशीज हैं वो देखा कि अब एशिया के अंदर ग्रो ही नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली ये बात निकल के आ गई कि ये नाम तो फिस्कियम नेटेंस लाउर, जो कि पहले नाम सबसे पहले दिया गया था, और उसको बदल करके अब ये नाम जो वास्तविक नाम है वो वेलिस्नेरिया नेटेंस, चूंकि सबसे पहला नाम इनका लॉरियरो ने दिया था, इसलिए उसको हम कहेंगे कि अथॉरिटी देते हुए, और हाड़ा इन 1974 नाम फाइनल किया गया। यहाँ ये देखेंगे आप कि जो काम है वो बेसिकली बहुत बात का है, पहला नाम कुछ और है, लेकिन परिस्थितियां वश
इसको पुराने नाम के स्थान पर आधुनिक नाम से संबोधित किया जा रहा है। थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है, आप देखिए इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया नेटेंस लॉर हाड़ा 1970, ये इसका एक्चुअल नेम है। आज की तारीख में उस पौधे को वेलिस्नेरिया नेटेंस नाम से जाना जाता है विद दिस ऑथोरिटी, लॉरिएरो हारा 1974। आप देख रहे हैं यहाँ ईयर 1974 है, जबकि द नेम वाज गिवन इन 1790। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों इसमें कि जबकि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, जो वर्षों की दृष्टि से सबसे पहले और पूर्व में दिया गया नाम है वही मान्य होगा, वही एक्सेप्ट होगा। तो फिर क्यों नया नाम लिया गया? कारण यहां पर दिखा रहा है कि अब एशियाटिक स्पेसिमेंस जब कलेक्ट किए गए इस पौधे के, तो आज की तारीख में उस वंश नाम से कोई भी यहां पर ग्रो नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं अब इसके जो सिनोनिमस हैं वो सारे क्या बनेंगे। फिस्कियम नेटेंस लॉर 1790, ये वाला जो कि इसको बेसियोनिम नाम दिया जा रहा है। उसी तरह से जो एक और नाम बीच में ग्रेबरनर और मिकी ने दिया था वो आपका वेलिस्नेरिया फिस्कियम, सॉरी जो जस्सू ने दिया था 1826, उसको नाम एक और ये सिनोनिमस की कैटेगरी में माना गया। और हम देख रहे हैं कि जो वेलिस्नेरिया गाइगेंटिया है ग्रेनबर्ग, वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। फिर वेलिस्नेरिया एशियाटिका मिकी, वो भी इसमें, ये सब सिनोनिमस नाम निकल करके अल्टीमेटली एक और प्रजाति जो है स्पाइरलिस जो है। याद रखें, हम कहने को ये कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रजातियां वेलिस्नेरिया यानी फिस्कियम हो गई, गाइगेंटिया हो गई, एशियाटिका और स्पाइरलिस, लेकिन ये सब हैं एक ही पादप के सिनोनिमस नेम। और हम कह रहे हैं कि जो करेक्ट नेम या जो मान्य नाम है वो है वेलिस्नेरिया नेटेंस विद दिस ऑथोरिटी 1974। मैं फिर यहाँ मेंशन करता चलूँ कि यद्यपि ये नाम पहले 1790 में सर्वप्रथम लॉरिएर ने प्रस्तावित कर दिया था, किंतु तकनीकी दृष्टियों को देखते हुए इसको आज इस नाम से जाना जाता है, जबकि ये बाद में दिया गया नाम है। इसीलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, द करेक्ट नेम ऑफ द स्पीशीज इन दिस केस इज द मोस्ट रिसेंट नेम बट इट इज बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट बेसियोनिम। बेसियोनिम कहते हैं बच्चों समानार्थी को, सिनोनिमस को बोलते हैं हम, जो कि एक ही नाम के एक ही पौधे के लिए जो दूसरा नाम होता है। तो जो अर्लीस्ट बेसियोनिम था वो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में लागू हुआ चौथे एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए या पढ़ने की कोशिश की जो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को समझाते हैं। आइए अब हम इस टॉपिक के एक अंतिम पहलू को और छू लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की भी अपनी एक कुछ सीमा है, लिमिटेशंस हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि जो भी नाम आप प्रस्तावित करते हैं वो नाम 1/5/1753 से पब्लिश होना चाहिए, और उसकी हम कहें कि वो जो पब्लिश हो वो वैलिड नेम हो उसका, अर्थात बाकायदा उसको रजिस्टर कराया गया हो संस्था में, ICBN में, जो कि पूर्व नाम है वहाँ पर। और याद रखें कि जो 1/5/1753 है स्पीशीज प्लांटेरम, जो चार्ल्स डार्विन की जो बुक आई थी, ये वो वर्ष है बच्चों। तो इससे इस तिथि को अंकित होना, रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, अन्यथा नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो प्लांट्स की जो नेमिंग है उसमें टोटोनिम्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप लोग जानते होंगे टोटोनिम्स मतलब जो जेनेरा या जेनेरिक नेम और स्पीशीज एपिथेट है या नेम है वो सेम नहीं होते पौधों के लिए। जैसे आप लोग जानते हो मेलस मेलस नहीं हो सकता, जैसे जंतुओं में अपन जानते हैं वहाँ पर ये एप्लीकेबल है, वहाँ अलाउड है ये जंतुओं में। जैसे चूहे के लिए वहाँ पर नाम दिया जाता है रेटस रेटस, लेकिन पौधों में नहीं दिया जाएगा ये नाम। और एक चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर याद रखना कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो कंजर्व्ड नेम्स के ऊपर लागू नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत, जो संरक्षित नाम है उनके ऊपर, कंजर्व्ड नेम्स के ऊपर, कंजर्व्ड बॉटनिकल नेम्स के ऊपर लागू नहीं होता। सवाल ये आता है कि कंजर्व्ड नेम या जो संश्लेषित जो सुरक्षित नाम है वो क्या है भैया संरक्षित नाम? तो बच्चों याद रखें, कुछ नाम इतने पॉपुलर हो चुके हैं, कितने पॉपुलर हो चुके हैं कि
उनमें तकनीकी रूप से यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के सिद्धांत लागू नहीं होने के बावजूद भी वही नाम आज भी वैज्ञानिक जगत में मान्य है। और उन्होंने जो बाकायदा ICBN ने 2 किताबें रिलीज कर दी हैं उसके लिए। एक तो होगी आपकी नॉमिना जेनेरिक कंजर्वेटा और दूसरी किताब है नॉमिना स्पेसिफिका कंजर्वेटा। जो पहली पुस्तक है उसमें जीनस नेम के जो कंजर्व नेम्स हैं, सारे कंजर्व नेम्स मतलब जो दे दिए गए हैं जिनमें अब कोई परिवर्तन संभव नहीं है, वो उसी नाम से जाने जाएंगे। और उसी प्रकार से जो नोमिना स्पेसिफिका कंजर्वेटा है उसके अंदर वे नाम दे दिए गए हैं जो कि स्पीशीज से संबंधित हैं और कंजर्व नेम्स है, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे इसी नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए उदाहरण मैं आपको बताता हूं, सेस्बेनिया स्कॉप ये 1777 में दिया गया, जबकि इसी का पहले नाम सेस्बेनिया एडम दिया गया था 1763 में। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये नाम होना चाहिए, वर्ष के आधार पर 1763 में दिया गया सेस्बेनिया एडम, किंतु इसको सेस्बेनिया स्कॉप नाम से 1777 में कंजर्व करा लिया गया इस पुस्तक में नोमिना स्पेसिफिका कंजर्वेटा में, अतः यही नाम मान्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की जो सीमा है या उनके अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन है वो है ये, और ये भी मान्य है। एक और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटेशंस का, कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो केवल कुलों तक या फैमिली तक ही मान्य है, उससे ऊपर के जो भी टैक्सॉन है, उसके ऊपर के जो भी लेवल हैं उसमें ये मान्य नहीं होता है, अर्थात ऑर्डर है, क्लास है, डिवीज़न है, वहाँ मान्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ लिमिटेशंस है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की। बच्चों मेरे ख्याल में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो 3-4 उदाहरण मैंने स्पीशीज़ की नेमिंग को लेकर के दिए हैं, आप पुनः इसको देखें बच्चों, वीडियो पूरा देखें हमेशा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। बार बार देखें आप इसको, और यदि फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई शंका रहती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।